हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के 6th सेमेस्टर का एक को करिकुलर का सब्जेक्ट है जो हमें क्वालिफाई करना होता है। उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, 3 यूनिट ऑलरेडी मैं कंप्लीट करके चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसकी लास्ट यूनिट यानी कि 4th जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। 4th यूनिट है हमारी आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? संचार, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। ओके, सामूहिक संप्रेषण की प्रमुख सीमा है। सामूहिक संप्रेषण की हमारी प्रमुख सीमा क्या होती है कि प्रतिपादन की जो प्रक्रिया होती है वो कमजोर होती है। ओके, सामूहिक संप्रेषण अगर हम कर रहे हैं। उसके बाद दिया गया कि संप्रेषण प्रभावशाली होगा यदि वह भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त हो, है ना। यानी जो संप्रेषण, जो विचार हमने प्रस्तुत किया है उसका जो हमारा आदान प्रदान है वो क्या हो, हमारे अनुसार हो। सो ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को बनाने में सहयोग नहीं होगा? संक्षिप्त व्यक्तित्व, संक्षिप्त यानी कि हमारा एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन ले लीजिए, मतलब हमारा आधा अधूरा। ओके, उसके बाद दिया गया कि प्रभावी संप्रेषण घटित होता है जब स्रोत आकर्षण एवं अधिकृत होता है। संदेश संरचना श्रोता को संयुक्त करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा संप्रेषण, जो संप्रेषण पहुंचा रहा है व्यक्ति तक, वो उसको संयुक्त करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद हम लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक को अपने संप्रेषण में अपनाना चाहिए? वर्धित ध्वनि, ठीक है, यानी कि एक मतलब निश्चित लेवल की। ओके, उसके बाद दिया गया है कि संप्रेषण के रूपों में कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बिगाड़ता है? केंद्रीकृत, उदाहरत एवं विस्तृत। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया को कौन बिगाड़ता है? केंद्रीकृत, अगर हम मतलब किसी पर किसी को केंद्रित कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। उसके बाद दिया गया कि प्रभावी संप्रेषण प्राप्तकर्ता को बनाएगा, उसको स्वीकृत करना, यानी ऑप्शन बी इज राइट। क्लासरूम में संप्रेषण प्रायः असफल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कक्षा के चारों तरफ एवं अंदर अत्यधिक शोरगुल होता है। ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि संप्रेषण में बोध, स्मृति तथा पुनः बुलावा है। जो हमारा संप्रेषण में बोध स्मृति होती है, ठीक है, तथा पुनः बुलावा है, एक अस्थिर चैनल। उसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर आप एक प्रभावी संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम विचार करेंगे? संप्रेषण की विषय वस्तु का विशिष्टीकरण। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। देन दिया गया कि सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषणों की विशेषता क्या होती है? निर्मित, ठीक है, वो पहले से ही हमारे निर्मित होते हैं। एक अध्यापक व्याख्यान में अच्छा संप्रेषण रख सकता है यदि वह दूसरे अनुशासनों की उदाहरण सहित एकाएक बातचीत रखता है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। देन दिया गया कि सभी अनौपचारिक एवं औपचारिक संदेशों की कौन सी विशेषताएं होती हैं? इनकी विशेषताएं हमारी होती हैं एक रूपता। ओके, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। प्रभावी संप्रेषण के कितने सी सिद्धांत माने गए हैं? हमारे 7 सी सिद्धांत इसके माने गए हैं। देखिए, वो 7 हैं हमारे। कंसिडरेशन यानी कि सोच विचार, उसके बाद कंप्लीटनेस पूर्णता, और उसके बाद होता है हमारा कंसिस्टेंस यानी संक्षिप्तता, उसके बाद दिया गया है हमारा करेक्टनेस यानी कि यथार्थता तथा शुद्धता, उसके बाद क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, और उसके बाद है हमारा कंसिस्टेंस यानी स्थूलता, यानी कंसंट्रेट करना, कहीं सी किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करना। उसके बाद हमारी क्यूरियोसिटी यानी कि नम्रता तथा शिष्टाचार। ओके, ये हमारे साथ होते हैं। देन पूछा गया कि इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, जो कि जनसंपर्क के क्षेत्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हमारे स्टोक एम कटलिप तथा एलन सी सेंटर दोनों ही है। ऑप्शन सी इज राइट। देन पूछा गया कि इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेसिकली, तो याद रख लेना। इसका हमारा पब्लिकेशन जो किया गया था सन 1952 में किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट। देन पूछा गया कि प्रभावी संप्रेषण के 7 CS में शामिल है। कौन शामिल है? हमने पढ़े थे ना अभी। पूर्णता भी है, स्पष्टता भी है तथा संक्षिप्तता भी है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। देन दिया गया है कि संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संदेश संक्षिप्त रखें, छोटे रखें, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचें, ठीक है, और केवल प्रासंगिक सामग्री शामिल करें। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि जो संदेश होता है, संदेश में शुद्धता लाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जो हमारा चाहिए? ठीक है,
तो हम किसका करेंगे, सही भाषा का प्रयोग करें। संदेश में शामिल किए गए तथ्य जो होते हैं या आंकड़ों को विवरण हमेशा सही होने चाहिए और संदेश में वास्तविकता यानी कि यथार्थता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारा है ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पर बताया गया कि उपयुक्त सभी, हाँ उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट है। उसके बाद दिया गया है कि नम्र यानी कि शिष्ट भाषा का प्राप्तकर्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिष्टता में वृद्धि के लिए किन बातों को व्यवहार में शामिल करना चाहिए, सदैव उदार रहें, ठीक है, त्रुटि होने पर शीघ्र क्षमा मांगे और प्रतिक्रिया शीघ्र दें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर डी है वो राइट है। उसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है, पद स्थितियों में असमानता, ये कोई भौतिक बाधा हमारी नहीं है। देन दिया गया है कि संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बाधाओं में सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है, दोनों के बीच वैयक्तिक मतभेद, ऑप्शन सी इज राइट। बोधक बाधाएं नहीं है, बोधक बाधाएं नहीं है, पद स्थिति में समानता असमानता, ओके। उसके बाद दिया गया है कि संप्रेषण में श्रवण बाधा के संबंध में निम्नलिखित विचार किसके हैं। श्रवण संप्रेषण का सबसे उपेक्षित तत्व है, यानी कि ये किसके विचार थे। अर्ध श्रवण गियर को न्यूट्रल में डालकर इंजन चलाने के समान है, जिसमें ईंधन तो चलता है लेकिन आप जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। तो ये हमारे किसके विचार थे, जोसेफ दूर के। उसके बाद पूछा गया है कि संगठनात्मक से उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय है, अधिक परिस्थितियों में उत्पन्न बाधाएं, ओके। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से संदेश प्रेषक से संबंधित बाधा नहीं है, कौन सी बाधा नहीं है, संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश पर विश्वास ना हो। तो ये क्या है, संदेश प्रेरक से संबंधित तो बाधा नहीं है हमारी, वो तो अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ओके। बात दिया गया यहाँ पर देख लीजिए कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, सबसे शक्तिशाली बाधा है कि शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, ओके। क्लासरूम में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली अवरोध क्या होता है, यानी कि उसको रोकना, क्लासरूम में शोरगुल, यानी कि ज़्यादा वहाँ पर क्या है, शोर हो रहा है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संदेश प्राप्तकर्ता से संबंधित नहीं है, संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच अत्यधिक दूरी हो, तो वो संदेश प्राप्तकर्ता से संबंधित बाधा नहीं है। उसके बाद दिया गया कि पैरालिंग्विस्टिक्स की जरूरत है, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता, यानी कि जो पैरालिंग्विस्टिक्स की जागरूकता होती है वो है कि व्यक्ति की जो भाषा होती है उसकी प्रतिक्रिया, उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता जो हो उसके प्रति आ जाए, उसकी जागरूकता से। पैरालिंग्विस्टिक्स में शामिल मुख्य तत्व हैं हमारे, मुख्य तत्व क्या है हमारे, पिच, टोन, आवाज, ये सभी, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि किसी स्वर की उच्चता या निम्नता की डिग्री को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम पिच, ओके। उसके बाद पूछा गया कि वह ढंग या रवैया जिसके साथ वक्ता अपना संदेश देता है कहलाता है, उसको बोलते हैं हम टोन, कि किस टोन में वो बात कर रहा है। वह टोन जो उत्साह, उत्सुकता या प्रेरणा की भावना को दर्शाती है कहलाती है प्रेरित टोन, ठीक है, यानी प्रेरणा की भावना को दर्शाती है। उसके बाद दी गई कि क्रोध, नाराजगी या प्रतिरोध की भावना को दर्शाने वाली टोन कहलाती है हमारी गुस्से की टोन। टोन किन परिप्रेक्ष्यों पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व परिप्रेक्ष्यों पर, सामाजिक परिप्रेक्ष्यों पर, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों पर, इन सभी पर हमारा जो टोन होता है वो निर्भर करता है, डी ये सभी। ध्वनि की मात्रा को कहते हैं, ध्वनि की मात्रा को हम क्या कहते हैं, हम सभी जानते हैं वॉल्यूम, ओके। उसके बाद दिया गया है कि किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का संग्रह कहलाता है, किसी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनका संग्रह हमारा कहलाता है शब्दावली, ओके। शब्दावली नाम की उत्पत्ति मध्ययुगीन शब्द वोकैब्युलरम से हुई है, तो किससे हुई है हमारी, जो 163 है इसका हमारा ऑप्शन बी राइट है। लैटिन भाषा का जो हमारा एक शब्द है वोकैब्युलरम उससे हुई है। उसके बाद दिया गया कि उचित शब्दावली का ज्ञान संवाद और लेखन को बनाता है, संवाद और लेखन को बनाता है हमारा रुचिकर एवं प्रभावशाली, सो ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि पोज का अर्थ है, पोज का अर्थ क्या होता है हमारा, ठहराव, है ना, रुकना या फिर ठहराव। उसके बाद दिया गया कि पोज के उपयोग से संदेश को बनाया जा सकता है, संदेश को बनाया जा सकता है हमारा प्रभावी, संवेदनशील, समर्थनीय, ये सभी। देखिए अगर व्यक्ति बोल रहा है और वो रुकता है तो क्या होता है, सब व्यक्ति उसके मुंह को देखते हैं, अगर उसने मतलब आधी बात बोल दी है तो सोचते हैं आगे क्या बोलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि संप्रेषण के प्रकारों में शामिल है, संप्रेषण के प्रकारों में क्या शामिल है, अंतर्व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्तित्व, समूह संप्रेषण, ये सभी हमारे शामिल होते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि जब एक समूह में, समूह के रूप में, जैसे कि विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सम्मेलन या फिर सार्वजनिक व्याख्यान, सेमिनार, सभाओं आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा समूह संप्रेषण, ओके, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं।
संगठनात्मक ढांचे के आधार पर संप्रेषण की श्रेणियां हैं। संप्रेषण की श्रेणियां हमारी संगठनात्मक जो ढांचा होता है उसके आधार पर होती है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। सो ऑप्शन सी इज राइट। ए एवं बी दोनों होते हैं। जब संप्रेषण बहुआयामी होता है तब वो क्या कहलाता है? तब कहलाता है हमारा जन संप्रेषण। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दी गई कि संप्रेषण संचार शैलियों में क्या शामिल है। उसकी जो शैली होती है हमारी उसमें क्या शामिल होता है? निश्चयात्मक शैली, आक्रामक शैली, निष्क्रिय आक्रामक शैली, ये सभी शामिल है। सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है सुनने वाले को जो विचार दिया गया उसे या स्वीकार या अस्वीकार करे वो, ठीक है। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। सो ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर है वो राइट है। उसके बाद दी गई कि कक्षा में अध्यापक को जो लेक्चर सुनना है, ठीक है, अध्यापक को जो लेक्चर सुनना है तो सुनने वाले को विचार दिया गया है कि वह स्वीकार या अस्वीकार करे, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दी गई कि श्रवण कौशल यानी सुनना जो होता है, श्रवण कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल के मुख्य उद्देश्य होते हैं हमारे शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, वक्ता के मनोभावों को समझाने में निपुण बनाना। ऑप्शन डी इज राइट। ओके। उसके बाद दिया गया कि श्रवण शब्द किस धातु से बना है? श्रवण शब्द हमारा किस धातु से बना है? श्रु, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दिया गया कि प्रश्न पूछने के कौशल के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख उद्देश्य हमारे क्या होते हैं? सृजनात्मकता और कल्पना को प्रेरित करना, ठीक है। ज्ञान का परिरक्षण करना है कि हमें कितना ज्ञान है, भ्रम को दूर करना, ठीक है, हमें कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए हमारा कौन सा अनिवार्य है? सेंटर मेल आईडी, ठीक है, हमारी जो मेल आईडी होती है वो बनी होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद दिया गया कि कार्बन कॉपी का उपयोग क्या है, ठीक है। कार्बन कॉपी का उपयोग क्या होता है? प्राप्तकर्ता सीसी में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होता है, यानी कि कार्बन कॉपी में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट। सो ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं, और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आगे भी अपनी जो स्टडी उसको कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।